हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोनों क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का 3 वीडियो लेक्चर आ चुका है, ये चौथा वीडियो लेक्चर है। अगर आप तीनों वीडियो कवर नहीं किए तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। चौथा वीडियो लेक्चर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल तंत्र यानी क्रिस्टल सिस्टम और संभव विविधता। क्रिस्टल तंत्र क्या होता है, क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी क्रिस्टल को, ठोस को, उसके अभिवी कणों के बीच जो एक तरह से अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण जो होता है उसके आधार पर 7 कैटेगरी में बांटा गया, जिसको हम लोग क्रिस्टल तंत्र यानी क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। जैसे कि क्यूबिक क्या है, यानी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, या उसके बाद द्विसम लंबाक्ष क्रिस्टल तंत्र होता है। इसी तरह से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, तो टोटल 3 प्रकार के टाइप से की विविधताएं पाई जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में टोटल 3 टाइप से की यूनिट सेल से पाए जाएंगे, एससी, बीसीसी और एफसीसी। टोटल इसमें 3 टाइप से की विविधताएं पाई जाती है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में। एससी का मतलब हुआ आद्यक कोष्ठिका, जिसमें सिर्फ कॉर्नर पर एक तरह से एटम उपस्थित रहते हैं, जिसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। बीसीसी बॉडी सेंट्रेटेड यूनिट सेल, एफसीसी फेस सेंट्रेटेड यूनिट सेल। ठीक है, एक तरह से 3 टाइप से के इसमें विविधताएं पाई जाती है। आगे हम देखते हैं द्विसम लंबाक्ष, यानी इसमें 2 टाइप से के होते हैं, एससी और बीसीसी। आद्य एकक कोष्ठिका यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका बीसीसी बॉडी सेंट्रेटेड यूनिट सेल इसको कहते हैं। ठीक है, द्विसम लंबाक्ष में 2 टाइप से की विविधताएं पाई जाती है, 2 टाइप से की यूनिट सेल्स पाने की चांस होती है, एक तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं विषम लंबाक्ष। ठीक है, विषम लंबाक्ष में 4 टाइप से के होते हैं, एससी, बीसीसी, एफसीसी और एक तरह से अंतः केंद्रित। अंत यहाँ है अंतः केंद्रित, यहाँ है अंतः केंद्रित। यहाँ एक तरह से डिफरेंस आपको समझना है। टोटल 4 टाइप से के इसमें एक तरह से विविधताएं पाई जाती है, 4 टाइप से के यूनिट सेल्स इसमें पाने की पूरी तरह से संभावना होती है। षटकोणीय में षटकोणीय में एक ही टाइप का होता है, एससी यानी आद्य एकक कोष्ठिका, जिसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। सिर्फ कॉर्नर पर ही एटम उपस्थित रहता है, 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है। आगे है आपका त्रिसमानताक्ष या फिर त्रिकोणीय इसको कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही टाइप के यानी एससी पाए जाते हैं। आद्य एकक कोष्ठिका जो होता है इसमें पाने की एक तरह से विविधता होती है। और आगे है आपका एकंताक्ष। ठीक है, एकंताक्ष में जो होता है इसमें आद्य एकक कोष्ठिका और अंतः केंद्रित दोनों इसमें पाए जाते हैं। और त्रिताक्ष में 7वां जो क्रिस्टल सिस्टम है इसमें 2 एक तरह से इसमें एक ही आद्य एकक कोष्ठिका जिससे सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, यह आपका क्रिस्टल तंत्र था। और क्रिस्टल तंत्र में कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती है, एक तरह से कितने प्रकार के जो होते हैं यूनिट सेल से, कितने यूनिट सेल जो होते हैं, जैसे कि क्यूबिक है जो क्रिस्टल सिस्टम, इसमें कितने प्रकार के यूनिट सेल से पाए जाएंगे, यह आपको एक तरह से चार्ट की तरफ से चार्ट बना करके बता दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन से बहुत बार रिपीटेड किया गया है और ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन से यहां से पूछे जाते हैं ये चार्ट से। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपको पढ़ना है एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल्स में, यानी एक एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या तथा अथवा उनकी हिस्सेदारी यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। यानी एकक कोष्ठिका में प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित कण, यानी जितने भी बिंदु पर उपस्थित कण रहते हैं, चाहे वो कॉर्नर पर हो या फिर कोई एक तरह से एज पर हो या फिर फलक पर हो, किसी भी सेंटर पर एक तरह से यूनिट सेल में एटम जो उपस्थित रहते हैं, चाहे वो परमाणु, अणु या फिर आयन जो उपस्थित रहते हैं, उसका एक निश्चित भाग एक विशिष्ट का मतलब होता है एक खास, यानी एक खास यूनिट सेल के रूप से संबंधित रहता है। ठीक है, जैसे कि पूरा एक तरह से जितने भी एटम होते हैं उसका पूरा भाग एक तरह से विशिष्ट एकक कोष्ठिका बनाने में एक तरह से योगदान नहीं देता। ठीक है, उसका कुछ ही भाग जो है एक तरह से विशिष्ट एकक कोष्ठिका बनाने में योगदान देता है। तो वही बात आपको कहा जा रहा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एकक कोष्ठिका में जो होता है, मैंने आप लोगों को बताया दिया कि एक तरह से पूरा एटम का योगदान नहीं होता है, एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका में कुछ ही पार्ट का योगदान होता है। जैसे कि यहाँ एक तरह से कंट्रीब्यूशन बता दिया गया है चार्ट के तरफ से, यानी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण के स्थान यानी पोजीशन ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, उसके बाद कंट्रीब्यूशन कितना योगदान होगा, अगर एटम किस स्थान पर उपस्थित रहे तो वो कितना योगदान देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कॉर्नर पर अगर कोनों पर अगर एक तरह से एटम अगर उपस्थित रहेगा तो उसका 1/8 भाग ही एक तरह से योगदान देगा, एक तरह से कंट्रीब्यूशन देगा एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका का निर्माण में। ठीक है, तो इसमें अब आगे है आपका फलक केंद्रित, यानी अगर एक तरह से फलक केंद्र पर यानी एट फेस सेंटर, अगर एक तरह से कोई भी सेंटर फलक है, यानी कोई भी एक तरह से फलक है, उसका अगर सेंटर पर रहेगा कोई एटम, कोई पार्टिकल, आयन, कण या फिर एक तरह से जो होता है परमाणु होता है, अगर उपस्थित रहेगा फलक के केंद्र पर, जो उसका जो वो एटम का जो योगदान होगा एक एकक कोष्ठिका बनाने में, तो उसका अपना 1/2 भाग ही योगदान होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि एक एटम अगर फलक पर केंद्रित है तो इसका हाफ भाग यानी आधा भाग ही उससे एक तरह से भाग लेगा एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका का निर्माण करने में। अंतः केंद्र पर यानी एट
बॉडी सेंटर पर पूरा एटम भाग लेगा। यानी एक तरह से बॉडी सेंटर में क्या होता है कि बॉडी सेंटर में तो एक तरह से एटम जो है एक तरह से यूनिट का अंदर में ही रहता है, तो उसका पूरा अंदर ही मतलब अंदर में ही रहता है, तो पूरा भाग तो उसका यूनिट का अंदर में ही है। तो मतलब ये हुआ कि अंतः केंद्र पर यानी एक तरह से बॉडी सेंटर पर पूरा यूनिट जो होता है एक तरह से पूरा जो एटम होता है पूरा का योगदान होता है, ठीक है। और एज में यानी कोरों पर, जिसको कोर कहते हैं यानी किनारा जो कहते हैं, इसमें जो होता है अगर किनारा पर कोई भी एटम रहेगा उपस्थित किसी यूनिट सेल का, तो एक विशिष्ट एकक कोशिका बनाने में एक तरह से जो होता है स्पेशल यूनिट सेल बनाने में उसका जो योगदान होगा वो अपना 1/4 भाग ही योगदान देगा। कहने का मतलब ये हुआ अगर एज पर किसी भी कोर पर अगर 2 एटम उपस्थित है, अगर एक एटम उपस्थित है, मान चलिए एक ही एटम उपस्थित है एक किनारा पर एक किसी भी यूनिट सेल में, तो वो अपना जो योगदान देगा किसी विशिष्ट एकक कोशिका बनाने में यानी यूनिट सेल बनाने में, तो अपना का 1/4 भाग ही देगा, मतलब 25%, ठीक है। यानी 1/4 भाग ही एक तरह से योगदान देगा, बाकी 1/3 भाग जो होता है वो बाहर रह जाएगा, ठीक है। अब है आकोर यानी विकर्णों पर यानी एट बड़ी डायगोनल, इसमें जो होता है बड़ी डायगोनल जो होता है इसमें टोटल इस तरह से बड़ी डायगोनल में पूरा तरह से होता है। बड़ी डायगोनल जो होता है डायगोनल अंदर के अंदर ही रहता है, यानी यूनिट सेल के अंदर ही रहता है, अंदर रहता है, इंटरनल में रहता है बड़ी डायगोनल में। और बड़ी डायगोनल में जो होता है एटम, अगर कोई भी एटम उपस्थित रहेगा तो उसका पूरा का योगदान होता है, पूरा एटम का ही योगदान होता है यूनिट सेल यानी एक विशिष्ट यूनिट सेल बनाने में, एक विशिष्ट एकक कोशिका बनाने में, ठीक है। तो एक तरह से यूनिट सेल का योगदान था और उसका पोजीशन था, ठीक है। ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के रूप में पूछे जाते हैं। आपको पूछ दिया जाए कि कोनों पर जो एक तरह से एटम से उपस्थित रहता है तो उसका कितना भाग योगदान एक तरह से एक विशिष्ट कोशिका का निर्माण में होता है, 1/2, 1/3, 1/8 या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको राइट आंसर 1/8 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 2 चार्ट पढ़े, दोनों चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखने की कोशिश करना है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे कि यहां आप लोगों को बताया गया कि आद्य एकक घनीय कोशिका यानी आद्य एकक घनीय कोशिका में कणों का योगदान, ठीक है। जैसे कि हम लोग पढ़ लिए, मान चलिए आद्य एकक घनीय कोशिका में जो होता है कणों का योगदान कितना होता है, ये इसमें एक तरह से आद्य एकक घनीय कोशिका में कणों का योगदान कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको क्या कहते हैं सिंपल, हम लोग पढ़ लिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि सिर्फ कॉर्नर पर क्या रहता है एटम उपस्थित रहता है, ठीक है। तो 8 कॉर्नर है, टोटल कितना कॉर्नर है 8 कॉर्नर है, तो इसका योगदान कितना होगा, जैसे कि 1/8 हम लोग जस्ट अभी हम लोग यहाँ पढ़े, उसका योगदान कितना है, अगर कोनों पर रहेगा तो 1/8 योगदान देगा एक विशिष्ट कोशिका का निर्माण में, ठीक है। तो एक आद्य एकक कोशिका घनीय यानी आद्य एकक घनीय कोशिका में कणों का जो योगदान होगा वह 1/8 भाग होगा, ठीक है। तो 1/8 भाग इसका होगा, ये कण होगा, ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्टिकल है इसका 1/8 भाग होगा, ये भी 1/8, इसी तरह 8 एटम का 1/8 भाग एक तरह से कंट्रीब्यूशन देगा, योगदान देगा किसी विशिष्ट एकक कोशिका का निर्माण करने में, ठीक है। तो आद्य एकक कोशिका, आद्य एकक घनीय कोशिका में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। एक तरह से अगर वो टुकड़ा को जोड़ करके एक कण का ही एक तरह से रूप लेंगे तो 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना कॉर्नर है 8 है, तो 1/8 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक एटम का कितना योगदान है 1/8 योगदान है, ठीक है। तो 8 कर जाएगा तो बराबर कितना एक एटम बचा। कहने का मतलब ये हुआ कि 8 एटम कॉर्नर पर दिखता है, लेकिन 8 एटम का पूरा भाग एक विशिष्ट एकक कोशिका में एक तरह से निर्माण नहीं लेगा, उसको बनाने में एक तरह से मदद नहीं करेगा, योगदान नहीं करेगा। सिर्फ ये 8 को मिला करके एक छोटा पार्ट यानी 1/8 भाग मिला करके एक एटम का ही एक तरह से योगदान होता है एक विशिष्ट एकक कोशिका में, सिंपल जो होता है एससी, जिसको कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं आद्य एकक कोशिका में, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं बीसीसी में, ठीक है, सॉरी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, जिसको बीसीसी कहते हैं, बड़ी सेंट्रेटेड यूनिट सेल कहते हैं। इसमें कणों का कितना योगदान होता है, हम लोग जानते हैं कि एक तरह से बीसीसी जो होता है, इसमें बीसीसी में क्या होता है कि एक एटम एक्स्ट्रा इसके केंद्र पर उपस्थित रहता है, यानी केंद्र पर एक तरह से सेंटर पर रहता है किसी भी यूनिट सेल का, और बाकी 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि कॉर्नर पर जो एटम उपस्थित रहता है उसका 1/8 भाग ही एक तरह से योगदान देता है किसी विशिष्ट एकक कोशिका का निर्माण में। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स पर बीसीसी यूनिट सेल, ठीक है, 1/8 हो जाएगा, 1/8 × 8, ठीक है। 1/8 जो हो जाएगा 8 कॉर्नर पर 8 कॉर्नर है तो 1/8 से गुना कर दिए, उसके बाद +1 कर दिए, क्योंकि सेंटर में जो है केंद्र में जो है एक एटम उपस्थित है। देखिए एक एटम यह सेंटर पर उपस्थित है और एक एटम में जो सेंटर पर उपस्थित रहता है तो उसका पूरा योगदान होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े सेंटर पर, यानी एक तरह से कॉर्नर पर जो होता है सेंटर पर एक तरह से अंतः केंद्रित यानी एक बड़ी सेंटर पर पूरा योगदान होता है, यानी तरह से 1 से गुना करना पड़ेगा आपको जितना एटम उपस्थित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे, तो अगर 1 से गुना करेंगे इसको तो 1 ही हो जाएगा ना, 1 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। तो एक तरह से कितना हो जाएगा 1 इधर मिल जाएगा और एक बड़ी सेंटर पर टोटल कितना हो जाएगा 2, यानी बीसीसी यूनिट सेल में पर जो एक तरह से
बीसीसी यूनिट सेल में पर यूनिट जो होगा टोटल कितना एटम रहेगा, 2 एटम उपस्थित रहेगा, 2 एटम का योगदान होगा एक विशिष्ट एक कोशिका का निर्माण में। आगे हम देखते हैं, आगे आपको पढ़ना है फलक केंद्रित, जिसको एफसीसी कहते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में एटम का योगदान कितना होता है, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि फलक केंद्रित एफसीसी यूनिट सेल उसको कहते हैं जिसमें हर एक फलक पर यानी 6 फलक होते हैं, 6 फलक पर छठा फलक पर पूरा तरह से सभी फलक पर उसके सेंटर में एक तरह से एक एटम उपस्थित रहता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पहले से 8 एटम 8 कॉर्नर पर उपस्थित है, तो टोटल हम लोग यहाँ निकालेंगे नंबर, कितना नंबर होता है एक तरह से यूनिट एटम का। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, एक 8 को गुना कर देंगे, 8 कॉर्नर है तो 8 गुना 1/8, तो इस तरह से हमारा पर जो एक तरह से कॉर्नर पर जो एटम होगा उसका योगदान निकल जाएगा। उसके बाद 6 को गुना कर देंगे 1/2 से, यानी 6 जो फलक है, कितना टोटल कितना फलक होता है, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट यानी पहला वाला वीडियो में ही बता दिया था कि कितना फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 एज होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो 6 फलक में 6 एटम उपस्थित है उसका सेंटर पर, तो 6 से गुना कर दिया, उसके बाद 1/2 से गुना कर दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फलक पर जो एटम उपस्थित रहता है तो वह सिर्फ अपना 1/2 भाग ही योगदान देता है, 1/2 भाग ही उसका एक तरह से हिस्सा जो होता है वह भाग लेता है एक विशिष्ट एकक कोशिका का निर्माण में। ठीक है, तो 8 कट गया, बचा कितना 1 बचा, जो 2 3 कट गया तो कितना बचा 1 + 3 बराबर कितना 4, यानी एटम पर एफसीसी यूनिट सेल टोटल कितना निकला, 4 एटम निकला पर एफसीसी यूनिट सेल। इसी तरह से आप लोग को ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको पूछ देगा कि एफसीसी यूनिट सेल में कितना एटम उपस्थित है, तो आपको लिखना क्या है 4 एटम पर यूनिट सेल पर एफसीसी यूनिट सेल। आगे हमको पढ़ना है, ये हम लोग समझ लिए, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट है, काफी याद रखना है इसको, इसी से आपको न्यूमेरिकल बेस्ड आगे क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आगे क्वेश्चन जो है आपको एक तरह से बोल देगा कि यौगिक में जो है एक तरह से ये एटम यहां उपस्थित है, एक तरह से कॉर्नर पर उपस्थित है या फिर एज पर उपस्थित है, तो आपको एक तरह से यौगिक का सूत्र लिखना पड़ेगा, तो इसको याद रखना जरूरी है, और ये इसी की मदद से हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं उपसह संयोजन संख्या क्या होता है। ठीक है, यानी जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उसकी उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। ठीक है, सह संयोजन होगा। ठीक है, उपसह संयोजन संख्या क्या होता है, ठीक है, ये जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है एक तरह से किसी भी कण, अगर कोई भी पार्टिकल अगर रहेगा यूनिट सेल में, तो उससे कोई भी टच वो यूनिट सेल में अगर उपस्थित रहेगा तो वो कण से कोई ना कोई कण तो टकराएगा ना, कोई ना कोई एक तरह से कोई ना कोई कण जो उसे टच करके रहेगा। यानी एक कण के निकटतम यानी उसके बगल में निकटतम गोलों की संख्या या फिर गोलों का संख्या का मतलब एक तरह से एटम की संख्या, एटम क्या होता है गोली होता है, या फिर जो अणु की संख्या, गोलों की संख्या को उसकी उपसह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है आगे पढ़ना आपको कोऑर्डिनेशन नंबर इन एक तरह से क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये जो होता है इसमें आपको आगे पढ़ना। ठीक है, देखिए एक विमा में निविड संकुचन, ठीक है, इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो एक विमा में निविड संकुचन जो होता है, संकुलन जो होता है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो इसमें जो होता है एक कण प्रत्यक्ष रूप से यानी एक कण डायरेक्टली रूप से 2 अन्य कणों के संपर्क में रहता है, स्पर्श किए हुए रहता है। इसमें गोलों की संख्या को आप एटम की संख्या भी कर सकते हैं, परमाणु की संख्या भी कर सकते हैं, आयनों की संख्या भी कर सकते हैं। ठीक है, गोलों की संख्या, गोलों को व्यवस्थित करने के लिए केवल एक ही विधि अपनाई जाती है, उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित कर दिया जाता है। इसमें जो होता है इन 1D यानी क्लोज पैकिंग जो होता है, क्लोज पैकिंग इन 1D में जो होता है 1 डायमेंशनल में जो होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो होता है यानी पंक्ति में सजाया जाता है, यानी एक तरह से पंक्ति में यानी लाइन में उन्हें क्या किया जाता है कि पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाता है, यानी जैसे कि ये इसको स्पर्श कर रहा है, ये एटम मतलब एक तरह से एक दूसरे को स्पर्श करते हुए ऐसे ही सजाया जाता है। तो ये वाला जो एटम है, ये वाला एटम कितना एटम के संपर्क में है, कितना एटम से स्पर्श किया हुआ है, पहला एक एटम और दूसरा एटम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक कण जितने भी कण से टकराया हुआ रहता है, जितने भी कण के संपर्क में रहता है, जितने भी कण के स्पर्श किए हुए रहता है, उसी को क्या कहते हैं, उस कण का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर ये वाला कण का कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, यानी 1D में इन 1D क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर करते हुए जाना है। आगे हम पढ़ेंगे द्विविमा में निविड संकुलन। ठीक है, द्विविमा में निविड संकुलन, इसमें 2 प्रकार से कण को व्यवस्थित किया जाता है, इसमें 2 प्रकार से एटम्स को, गोलों को, यानी जो भी कण आयन जो होते हैं उसको अरेंजमेंट किया जाता है, उसको एक तरह से सजाया जाता है। पहला जो प्रकार है द्विविम में वर्ग निविड संकुलन यानी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस संकुलन में प्रत्येक कण सारे एटम्स जो होता है एक ही स्तर पर एक ही लेवल
लेवल पर एक तरह से स्तर पर 4 अन्य कण के संपर्क में रहता है, इसे पुअर अरेंजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग को क्या कहते हैं, पुअर अरेंजमेंट, गुड अरेंजमेंट, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या लगाना है, पुअर अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये जो होता है द्विविम में जो होता है यानी 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, इसमें हर एक एटम जो होता है यानी हर एक कण एक ही स्तर पर एक ही लेवल पर 4 अन्य एटम से एक तरह से कनेक्टेड रहता है, स्पर्श किए हुए रहता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जितना एटम को स्पर्श करता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, ये जो एटम है ये एटम टोटल 4 एटम से संपर्क में है, पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम और चौथा एटम। ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 हो जाएगा। और 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक ही एटम जो होता है एक ही लेवल पर एक ही स्तर पर जो होता है 4 एक तरह से एटम से कनेक्टेड रहता है। तो आगे हम बढ़ते हैं दूसरा प्रकार की ओर। दूसरा जो प्रकार है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको कहते हैं द्विविम षटकोणीय निविड संकुलन। ठीक है, इसमें जो होता है प्रत्येक कण यानी प्रत्येक एटम से या फिर प्रत्येक गोले भी कह सकते हैं या फिर एटम से जो भी है कण आयन वगैरह जो भी है 6 अन्य कणों से, यानी कितना, टोटल 6 अन्य गोलों कणों से एक तरह से एक ही स्तर पर एक ही लेवल पर क्या होता है कि स्पर्श किए हुए रहता है, कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बेटर अरेंजमेंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बेटर अरेंजमेंट भी कहा जाता है। आपको एक तरह से ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। और ये जो होता है 1D स्क्वायर यानी एक तरह से 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग को पुअर अरेंजमेंट, जबकि 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को क्या कहते हैं, बेटर अरेंजमेंट कहते हैं। इसमें जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कोटा कितना होता है, टोटल 6 होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 अन्य गोलों यानी कणों से एक ही स्तर पर स्पर्श किए हुए रहता है। ठीक है, यानी जितना एटम से जुड़े हुए रहेगा, जितना एटम के संपर्क में रहेगा, तो वही क्या हो जाएगा, उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6 हो गया। तो अब हम यहाँ देखते हैं, फिगर के जरिए देखते हैं। तो ये वाला जो ललका वाला जो एटम है इसको आप देख सकते हैं, ये कितना एटम से जुड़ा हुआ है, पहला एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी टोटल कितना एटम से जुड़ा हुआ, कितना एटम को स्पर्श करता है, 6 एटम को स्पर्श करता है। आप ध्यान से ये देखेंगे, एक ही लेयर में एक तरह से एटम को स्पर्श करता है। ठीक है, आगे जो करेंगे या तीसरा जो टाइप है सी टाइप जो है, इसमें है त्रिविमा में निविड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी ठोस है, यानी सभी क्रिस्टल ठोस 3D संरचना के होते हैं, उसमें लंबाई भी होता है। 3D का मतलब भी होता है कि 3 डायरेक्शन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कोई भी ठोस है, ईटा वगैरह जो भी देखते हैं हम लोग, उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, एक तरह से ऊंचाई भी होता है। ठीक है, यानी हम लोग जानते हैं, तो एक तरह से अर्थात इसमें सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविम संरचनाएं होती है, यानी 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। ठीक है, ये जो होता है ये द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त होता है। कौन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, यानी द्विविमीय 2 डायमेंशनल जो होता है वस्तु को या फिर परतों को एक दूसरे के ऊपर अगर तह करके रखते हुए जाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक तरह से तो 3D क्लोज पैकिंग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, 3D क्लोज पैकिंग हम लोग को मिल जाएगा। इनमें 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि 3D जो है इसमें 3D क्लोज पैकिंग है, इसमें 2 प्रकार के एक तरह से होते हैं, संकुलित होते हैं, यानी एक तरह से इनमें 2 प्रकार के त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला जो प्रकार है द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन। इसमें क्या होता है कि इसमें द्वितीय परत को यानी जो सेकंड लेयर है उसको प्रथम लेयर के ऊपर रखा जाता है, और इसी तरह कि होता है इसमें रखा जाता है, और उसके ऊपर के गोले जो होते हैं प्रथम परत के गोलों के पूरी तरह से मतलब ऊपर रहता है, ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, यानी इसमें द्वितीय परत को प्रथम परत के यानी फर्स्ट लेयर को सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर इसी तरह रखा जाता है कि उस तरह रखा जाता है कि उसके ऊपरी परत के गोले जो होते हैं प्रथम परत के गोलों को एक तरह से पूरी तरह से ऊपर में होती है, पूरी तरह से ढक लेता है। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन। ठीक है, इसमें जो होता है द्वितीय परत जो होता है यानी सेकंड लेयर को प्रथम लेयर के ऊपर तृतीय लेयर को द्वितीय लेयर के ऊपर रखा जाता है, ऐसे करके ही अरेंजमेंट किया जाता है, ऐसे ही एक तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो टोटल इतना तरह से 2 प्रकार के इसमें एक तरह से विधि होती है, किसमें, एक तरह से जो होता है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, यानी क्लोज पैकिंग क्या होता है और क्लोज पैकिंग बेटर अरेंजमेंट है, पुअर अरेंजमेंट है किसको कहते हैं, एक तरह से जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, ये सब हम लोग को समझ में आ गया। एक तरह से जो एटम से का जो योगदान होता है एक विशिष्ट कोष्टिका का निर्माण में, यानी एक स्पेशल यूनिट सेल का निर्माण में कौन एटम कितना योगदान देगा, अगर उसका पोजीशन अगर चेंज रहेगा, कोई अगर एटम रहेगा इसमें कॉर्नर पर तो उसका कितना योगदान होगा, अगर फलक पर रहेगा तो कितना योगदान होगा उसका, एक तरह से एक कोष्टिका का निर्माण में, यानी कॉर्नर पर। आप लोग को ये चार्ट, ये दोनों चार्ट काफी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये चार्ट को कभी नहीं भूलना। ठीक है, ये दोनों चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। एक कोष्टिका यूनिट सेल में अभी भी कणों की संख्या का कंट्रीब्यूशन कितना
कितना है ये हम लोग जाने, और एक तरह से 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है 7 से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कौन कौन से एक तरह से टाइप से आते हैं, कितने प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, ये सब हम लोग पढ़े। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को एक तरह से इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो उम्मीद करता हूं आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को आप हल कर देंगे। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।